Hello, my dear viewers, my students. On the high demand of my students, I initiated this video sessions regarding how to write a best means answer. Under this series, we already uploaded two videos. One is introductory video, what are the common mistakes, and the 7 pillars to get 450 plus marks in the mains examination. तो जरूर देखिएगा. तो this is Ankit Kumar, a MA Economics graduate and postgraduate, a person who is guiding the IS aspirants for the last 9 to 10 years, producing so many results. Nandini KR was our classroom student, and like Nandini, so many other students learned so many things, and now they are serving this country with a high pride as well as motivation. In this period of COVID, they are helping the countrymen, and I want the same for you people. That's why I am coming with my guidance and so many small tips जो आप बच्चों को फ़ायदा दे सकता है. तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी आती है रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन कि वो क्या पूछ रहे हैं. तो दिस इज़ माई ओवरऑल एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमें कुछ वर्डों का मतलब पता नहीं होता जो यूपीएससी पूछता है. तो देर आर 12 और 13 टाइप ऑफ वर्ड्स विच दे आर आस्किंग रेगुलरली. तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारा डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ दिस वीडियो मैंशनड है, आप वहाँ से देख सकते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बोथ इन 10 and 15 मार्कर आर एनालाइज. एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट टॉपिक. पूछा गया एनालाइज द फूड सिक्योरिटी स्कीम इन अवर कंट्री एंड हाउ फार दिस फूड सिक्योरिटी आर यील्डिंग द रिजल्ट. तो 2 वर्ड पूछ लिए गए. पहला एनालाइज, तो सब बच्चे लिख लो, हाथ के हाथ नोट्स बना लो. एनालाइज में 3 चीज़ें करनी होती है. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, एसेंस, एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन दैम. जब हाउ फार पूछता है तो अंडर द हाउ फार इसको हिंदी में समझो. हाउ फार मतलब तुम्हारे हिसाब से कितना. इसका मतलब एज पर यू ये पर्टिकुलर स्कीम कितना कामयाब है. तो व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट हाउ फार यू शुड प्रोवाइड द फैक्ट्स, द डाटा, अदरवाइज यू कैन नॉट अकम्प्लिश. तो जैसे हमने फूड सिक्योरिटी की बात करी, पूछा क्या एनालाइज द फूड सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया. तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या आना चाहिए? एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आप बच्चों को. तो यार मेंस बहुत आसान है अगर आप थोड़ी मेरी बातें समझ जाओ. और पीटी मेंस इंटरव्यू में कोई अंतर नहीं है. पढ़ना हमें कॉम्प्रीहेंसिवली ही होता है, शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना है. तो कंटेंट हमें पता होना चाहिए. 3rd 5 ईयर प्लान, देन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन पीडीएस, एपीएल एंड बीपीएल लाइन, देन टीपीडीएस, अंत्योदय योजना, बीपीएल लाइन, पुअरेस्ट ऑफ पुअर 1 करोड़ 6 करोड़, देन नेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट, आईसीडीएस प्रोग्राम, नेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. और इन सबको एसेंस में बताना है कि हमारा पार्ट था फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. आज हमारा इसका टारगेट है न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट, पॉवर्टी, हंगर एंड कंट्रोलिंग गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट एंड यूजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ह्यूमन रिसोर्स. आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. हाउ फार में हम कितना अचीव कर पाए, तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट से आपको रिलेट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया रैंकिंग इज नॉट गुड. देन वर्ल्ड ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो अभी आया रिसेंटली. देन लीकेजेस, झारखंड केस स्टडी, राठुआ ब्लॉक, जहाँ पर लोग राशन कार्ड होने के बावजूद राशन कार्ड से नहीं मिल पा रहा है. देन लीकेजेस एंड देन रिसेंट कोविड दैट पीपल आर स्टिल नॉट रिसीविंग द फूड ग्रेन्स विच प्रॉमिस्ड बाय सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स. सेंटर स्टेट फ्यूड रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी हाउ फार में आ गया. तो हाउ फार में आप एक जजमेंट प्रोड्यूस करेंगे कि फूड सिक्योरिटी स्कीम आर वर्किंग गुड इन कंपैरिजन टू पास्ट व्हेन पीडीएस सिस्टम इज देयर बट स्टिल देयर इज अ नीड. और कंक्लूजन देंगे वे फॉरवर्ड में कि हम लोग यूरोप की तरह, एशिया की तरह कर दें, या तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फूड कूपन और कैश कूपन लाइक एमएनसीज. इन्फोसिस, विप्रो में एम्प्लॉयज़ को कूपन्स मिलते हैं. ये कूपन्स आप किसी भी 24/7 या बिग बास्केट इनमें आप कैश करा सकते हो. तो हम लोगों को ऑटोनॉमी दे देते हैं कि आप ये कैश कूपन लो और अपनी मर्जी से कहीं से कुछ भी खरीदो, और ये कैश कूपन जो दुकानदार है वो पोस्ट ऑफिस से कैश करा लेगा. कितना अच्छा सिस्टम हो गया. ये हो गया 2 कीवर्ड, एनालाइज एंड हाउ फार.
अगर आप समझ पा रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट दीजिए, जमकर इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए, और जो आपको लगता है अच्छे लोग हैं और अगर लगता है ये सर मदद कर पा रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई एम ओनली डिस्कसिंग माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम ओनली डिस्कसिंग व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, and all this process are only for providing the benefit to the essential and the very needy students. तो पहला वर्ड हमें समझ में आ गया, एनालाइज। एनालाइज में 3 पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एसेंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। हाउ फार, फैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ नेगेटिव, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन। इफ पॉजिटिव, देन यू शुड प्रोवाइड द अचीवमेंट्स। एंड अंडर दिस यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन व्यूज। क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया फूड कूपन, कैश कूपन्स। आपको अच्छा लग रहा होगा। देन थर्ड वर्ड विच देयर आस्किंग, एसेस, ASSESS, एसेस। तो जब आ जाता है एसेस कीजिए, एसेस द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी इन द रिसेंट टाइम, एसेस द MGNREGA। तो एसेस के अंदर यू शुड प्रोवाइड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट एनी आइडिया और सजेशन, वॉट एवर दे आर आस्किंग। तो उन्होंने पूछा एसेस द थ्योरी ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू, हाउ फार, या सिंपल, इन रिसेंट कंटेक्स्ट दिस जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड फॉर जुडिशरी एंड डेमोक्रेसी और नॉट। तो एसेस के जब भी क्वेश्चन आएगा, आप बच्चे 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ पर्टिकुलर थीम। उम्मीद करता हूँ फिर से आपको समझ में आ रहा होगा। तो द थर्ड वर्ड दे आर आस्किंग इज एसेस। देन दे आस्किंग आर्ग्यू। तो कभी कभी वो वर्ड में क्या पूछ लेते हैं आपसे, आर्ग्यू कीजिए। तो आर्ग्यू करने का मतलब है अपना पक्ष रखिए। दैट मीन्स हियर थ्योरेटिकल नॉलेज डजंट वर्क, कि वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम द बुक्स, मैगजीन्स, IAS मार्केट, वो नहीं मैटर करेगा। जब भी आर्ग्यू टाइप का वर्ड आएगा, वेन एवर आर्ग्यू टाइप ऑफ वर्ड विल कम, योर विजडम कैन बी चेक्ड बाय द UPSC। तो अंडर द आर्ग्यू वो कहते हैं आप अपना पक्ष रखिए, इधर इन फेवर, अगेंस्ट और बोथ। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ आप बहुत जरूर याद रखेंगे, एविडेंसेस। इफ़ यू आर राइटिंग द आर्ग्यू टाइप ऑफ आंसर विदाउट एविडेंसेस, it cannot provide you the good marks. So this is my humble request. Whenever argue type of question will come, because this type of question are 2-3 in nature, you can provide your own paksh in positive, negative or both, but with example, evidences or case studies. Otherwise, you will not get the marks. So that means in this question they are checking your reasoning. Example के थ्रू फिर समझाऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा सर ने ऐसे ही बता दिया। क्वेश्चन आया, argue that the policies regarding triple talaq is more than sufficient to empower the Muslim, particularly the minority Muslims. Comment. तो जब argue वाला क्वेश्चन आया, तो under the argue वाला क्वेश्चन our major emphasis upon पक्ष रखना, तो हम बोलेंगे ट्रिपल तलाक इज वन ऑफ द गुड पॉलिसी रिगार्डिंग एम्पावरमेंट। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर हम एम्पावरमेंट का मीनिंग देंगे, उसके 3-4 कंपोनेंट बताएंगे और बताएंगे ट्रिपल तलाक से सिर्फ एक कंपोनेंट सेटिस्फाई हो रहा है, जबकि एम्पावरमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। फिर केस स्टडी देंगे कि ट्रिपल तलाक से एम्पावरमेंट होगा, लेकिन और एम्पावरमेंट करने के लिए हमें वुमेन को लिटरेट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, वर्क पार्टिसिपेशन, इवन राइट इन द फैमिली प्लानिंग देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होगा आर्गुमेंट में क्या। आर्गुमेंट मतलब जो हम अपने घर में रखते हैं। पापा ने बोला IAS की तैयारी छोड़ दो, आपने बोला पापा नहीं छोड़ूंगा, पापा ने बोला आर्ग्यू कर रहे हो आप, तो आप अपना रीज़न रखोगे कि क्यों नहीं छोड़ूंगा। कि पापा 2 साल में अगर मैं कहीं जॉब करूंगा इतना नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन अगर 2 साल समय दे दूंगा और मेहनत करता हूं तो बन सकता हूं, प्लस मैं 2 साल से ज़्यादा नहीं दूंगा, अगर मैं नहीं बनता हूं तो मैं वापस लौट कर जरूर आ जाऊंगा, एंड आई कैन डू व्हाट इज़ बेटर फॉर मी एंड माई फ्यूचर कैरियर। आर्ग्यूमेंट, आप समझ गए होंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इज अ वेरी गुड नोशन, यू पीपल शुड रिमेंबर। देन अनदर क्वेश्चन इज कंपेयर। तो अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो यूपीएससी पूछता है, कंपेयर। ये हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में दिख जाता है। तो कंपेयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, जो बचपन में हम 9, 10, 12th क्लास में करते थे, डिफरेंस। तो व्हेन द कंपेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, यू शुड डिस्टिंग्विश एंड जनरेट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बोथ। तो आप फिर याद रख लो, डिफरेंस के अंदर सिर्फ डिफरेंस लिखते थे, लेकिन जब कंपेयर आता है तो व्हेन एवर कंपेयर टाइप ऑफ वर्ड आर कमिंग, यू शुड प्रोवाइड बोथ द वर्ड्स, वन इज सिमिलैरिटी एंड अदर इज डिससिमिलैरिटी। तो कंपेयर इज दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट। क्वेश्चन आया, कंपेयर द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जुडिशियल रिव्यू ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया, और कंपेयर द सेक्युलरिज्म ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इंडिया।
तो यहाँ पर आप सेकुलरिज्म की सिमिलैरिटीज़ बताएंगे, देन डिससिमिलैरिटीज़ बताएंगे कि वहाँ पर ऑफिस वगैरह में भी अलाउड नहीं है, अलाउड है, वहाँ कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में मिल जाता है। और वहाँ पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्रॉस वगैरह पहन के नहीं जा सकता ऑफिस में, लेकिन हमारे यहाँ पहन के जा सकते हैं। तो कंपेयर के अंदर बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड कॉन्ट्रास्ट आप लिख के आएंगे विद एग्जाम्पल्स। कमेंट मैंने आपको बता ही दिया, कमेंट जब भी आ जाता है, कमेंट सबसे आसान होता है, आपको अपना पूरा जो उसके बारे में पूछा गया इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन वो सब बता देंगे कि क्वेश्चन आ गया कमेंट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट इन अवर कंट्री एंड लिमिटेशंस। तो कमेंट का मतलब हो गया हम सब बता देंगे। 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक, डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म, A to Z, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो है एज इट इज बता के आ जाएंगे, दैट इज कमेंट। और लिमिटेशन अगर आखिर में पूछा तो उसका लिमिटेशन बता देंगे कि क्या लिमिटेशन आ रहा है। सेंटर स्टेट मोटे मोटे पॉइंट उठा लो बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2। सेंटर स्टेट नहीं हो पा रहा है, फंड प्रॉपर नहीं है, साउथ इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको नॉर्थ इंडिया का फिजियोग्राफी नहीं पता है, ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। तो कमेंट इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ कमेंट्री करनी होती है अबाउट द टॉपिक। तो कमेंट जब भी क्वेश्चन आए आप घबराए ना, एंड यू शुड जस्ट प्रोवाइड द ओवरऑल पार्ट। कभी कभी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके कुछ वर्ड आ जाते हैं, अब ये सब माइनॉरिटी वर्ड है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। एनालाइज में सबसे ज़्यादा, हाउ फार में सबसे ज़्यादा, डिस्कस, एक्सप्लेन, कंपेयर एंड कमेंट, इनमें 3rd नंबर पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो 70-80% इन्हीं वर्ड्स के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन अब हम कुछ माइनर वर्ड भी डिस्कस करते हैं विच दे आर आस्किंग इन द मेंस पेपर। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश द कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिव एविडेंस कि हाउ इट इज डिफरेंस। तो जब भी कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप एक रिलेटिवनेस बनाएंगे। कॉन्ट्रास्ट का एक सिनोनिम वर्ड होता है रिलेटिवनेस, कि आप एक रिलेटिव पैरामीटर पे बताएंगे कि कंपेयर एंड गिव द कॉन्ट्रास्ट व्हाई NRLM इज वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल स्कीम देन MGNREGA। तो NRLM इज आजीविका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग इन द रूरल इंडिया, और MGNREGA इज रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थ्रू दैट इज रूरल आइडेंटिफिकेशन कार्ड और जॉब कार्ड्स विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जनरेट करेंगे कि MGNREGA डिमांड ड्रिवन है, NRLM डिमांड ड्रिवन के साथ साथ नीड बेस्ड प्रोग्राम है। आप समझ पा रहे हो ना, कॉन्ट्रास्ट देना है। और फिर इसमें ये जरूर बताना है इन द लास्ट कि विच इज मोर सक्सेसफुल रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन विद एविडेंस। तो आप MGNREGA को ऊपर रखेंगे क्योंकि MGNREGA क्विक जॉब देता है, इंस्टेंट सर्टिफिकेशन देता है 100 डेज का जॉब का। और ये कहीं नहीं लिखा कि MGNREGA वाले लोग NRLM में स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको एक स्किल लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा माइक्रो फाइनेंस, तब जाके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो कॉन्ट्रास्ट का अगर पूछा जाता है NRLM MGNREGA, तो मैं एज अ टीचर, एज अ रीडर, मैं MGNREGA को ऊपर रखूंगा और उसके लॉजिकल रीजनिंग दूंगा, दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रास्ट। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अनदर वर्ड दैट दे आर आस्किंग इज कॉन्ट्रास्ट। देन क्रिटिकली एनालाइज। तो पहला कंपोनेंट तो इसमें वही रहेगा एनालाइज वाला, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी और अ थीम, देयर कंपोनेंट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड मीनिंग। क्रिटिकली मतलब ये लिखने के बाद आप उसके नेगेटिव बताएंगे कि वाई इट इज़ नॉट दैट मच सक्सेसफुल इन आवर कंट्री विद एविडेंस, और आखिर में अपने ओपिनियन जरूर देंगे। तो क्रिटिकल एनालाइज और एनालाइज में बस एक अंतर है, एनालाइज में कंपोनेंट, उसको डिस्क्रिप्शन और उसका सिग्निफिकेंस, और क्यों एक दूसरे से इंपॉर्टेंट है, ये एनालाइज हो गया। क्रिटिकल एनालाइज में एनालाइज के साथ 2 चीज़ें और जुड़ जाएंगी, नेगेटिव्स एंड वे फॉरवर्ड, योर सॉल्यूशंस, दैट इज नॉन एज क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिसाइज आ जाए तब भी एज करना है, मेरिट्स एंड फेलियर दोनों लिख के आना है कि इफ दे आर सिंपली आस्किंग क्रिटिसाइज तो क्रिटिकली एनालाइज, और क्रिटिसाइज में सेम चीज़ें हैं, मेरिट भी लिखनी है कि उसका क्या फ़ायदा हुआ और उसके फेलियर्स भी लिखने हैं। देन दे आर आस्किंग अ वेरी गुड टर्म डिफाइन, डिस्क्राइब। तो जब डिफाइन आता है और जो डिस्क्राइब आता है दोनों का एक ही मतलब होता है, बस एक ही अंतर है, डिफाइन में प्रिसीजन लिखते हैं, मतलब बहुत छोटा, डिफाइन मतलब जल्दी जल्दी बता दो क्रक्स में, और अगर डिफाइन का भाई आ जाए डिस्क्राइब तो इलेबोरेट करके बताना है। तो डिफाइन मीन्स प्रिसाइज मीनिंग एज पर स्टेट्स और द बुक्स थियोरिटिकल पार्ट, एंड डिस्क्राइब मीन्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो डिफाइन और डिस्क्राइब ये 2 वर्ड आप नोट कर लें, जिसके अंदर सिर्फ डिफाइन में छोटा लिखना होता है, डिस्क्राइब में बड़ा इलेबोरेट करके लिखना होता है। एंड सेम इन द केस ऑफ डेमोस्ट्रेट, डिफाइन, डिस्क्राइब, डेमोस्ट्रेट, बट डेमोस्ट्रेट में एक चीज़ और आ जाती है, यू शुड 100% गिव सम केस स्टडी और एग्जाम्पल, अदरवाइज मार्क्स विल कट। तो डिफाइन प्रिसीजन राइटिंग ऑफ द फीचर्स, डिस्क्राइब इलेबोरेट राइटिंग ऑफ द फीचर्स, एंड लास्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट डेमोस्ट्रेट। डेमोस्ट्रेट के अंदर वी शुड जस्ट जनरेट एग्जाम्पल्स और द केस स्टडी रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो आप बच्चे सब समझ पा रहे होगे। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है, डिस्कस और एक्सप्लेन और इनैमोरेट, ये तीनों एक जैसे वर्ड हैं। जब डिस्कस वर्ड आएगा तो डिस्कस के अंदर आप टीवी की तरह डिस्कशन करेंगे, फॉर एंड अगेंस्ट अबाउट दैट टॉपिक। तो ये सिमिलर वर्डिंग एक तरीके से, बस ये थोड़ा दिमाग में रखना, 3-4 बार याद हो जाएंगे अपने आप। तो मुझसे कहा गया प्लीज डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इन अवर कंट्री एंड कैबिनेट एंड देयर रोल। तो मैं डिस्कस के अंदर पहले पार्लियामेंट बताऊंगा, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा, फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट रखकर, और कंक्लूड में जजमेंट जरूर दूंगा। तो मैंने वो डिस्कस पूछा जाता है, आपका जजमेंट आना बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट सिस्टम इस देश के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी कंट्री, लेकिन उसमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये जजमेंट देना बहुत जरूरी है। तो जब भी क्वेश्चन आए अंडर द कैटेगरी डिस्कस फॉर अगेंस्ट विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसेप्ट, तो फॉर और अगेंस्ट को रखकर यू कैन गिव योर ओन जजमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनैमोरेट के अंदर सिर्फ एक व्यू रखना है, इनैमोरेट के अंदर इलेटिस्ट व्यू, जो सब मैक्सिमम पॉजिटिव लोगों का व्यू है। तो जब भी क्वेश्चन आता है इनैमोरेट, ENUMERATE, इनैमोरेट के अंदर वी कैन प्रोवाइड द इलेटिस्ट व्यू। इलेटिस्ट मतलब जो मैक्सिमम कॉमन लोगों का व्यू है, ऑन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो सुनना चाहता है एग्जामिनर या जो देश सुनना चाहता है, दैट इज नॉन एज इनैमोरेट। इनैमोरेट के साथ ही क्वेश्चन आता है इवेल्युएट। एसेस और इवेल्युएट सेम है, तो जैसे मैंने आपको एसेस बताया था, ऐसे ही क्या होता है इवेल्युएट। तो इवेल्युएट में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अबाउट अ पर्टिकुलर थीम। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेल्युएट हाउ फार द गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस ऑफ 20 लाख रुपीज आर वर्किंग इन अवर कंट्री, तो इस पैकेज की हमें स्ट्रेंथ बतानी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डिमांड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और वीकनेस बताना है, लेबर नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर नहीं है। समझ गए होंगे, एक ही जैसी चीज़ें, बस थोड़ा सा वर्ड में अंतर आ जाता है। तो अंडर द इवेल्युएट यू शुड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अगेन प्रोवाइडिंग द जजमेंट। तो एसेस और इवेल्युएट ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेस और इवेल्युएट इज ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद आता है एग्जामिन और एक्सप्लेन। एग्जामिन और एक्सप्लेन, तो एग्जामिन का तो मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, तो एग्जामिन में हम इन्वेस्टिगेट करके देंगे। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट मतलब वी आर डूइंग विद द फैक्ट्स। यहाँ पर फैक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। और अगर सिंपल एक्सप्लेन आ गया तो यू कैन एक्सप्लेन विद द एविडेंसेस फ्रॉम द बुक्स एंड अदर्स, बात खत्म। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेट एंड जस्टिफाई। इलस्ट्रेट, जस्टिफाई, ये सब चीज़ें सेम है। इलस्ट्रेट के अंदर आप स्कीम को बताएंगे, और जस्टिफाई जब वर्ड आ जाएगा तो डिफाइंड योर स्टैंड होना चाहिए। तो इलस्ट्रेट और जस्टिफाई में आप अपना स्टैंड डिफाइन करेंगे। अभी इतने सारे वर्ड है, अगर मैं कंक्लूजन दूं तो सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्कस, पूरे थ्योरी को डिस्कस करके जजमेंट देंगे। नंबर 2 कमेंट एंड हाउ फार, पॉजिटिव नेगेटिव, हाउ फार कितना हुआ। इल्यूसिडेट, इवेल्युएट, इन्वेस्टिगेट, सेम टाइप ऑफ वर्ड्स है। तो इसका मतलब सिर्फ 3 से 4 कैटेगरी में वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और आप इसी के अंदर सब डिफाइन करेंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल से एक क्वेश्चन और पूछ रहे हो, जस्टिफाई एंड आउटलाइन। तो जस्टिफाई का तो मतलब यही है कि जो आप लिख रहे हो उसको जस्टिफाई करो थ्रू केस स्टडी कि आप कितना सही हो, इसमें नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो जस्टिफाई मीन्स आप जस्टिफाई कीजिए जो गवर्नमेंट कर रही हो, ठीक है, इसके लिए केस स्टडी दीजिए, आप अपना व्यू पॉइंट नहीं दे सकते इसके अंदर। और जो सबसे आखिर में आउटलाइन है, इसके अंदर आप बेसिक प्रिंसिपल और पॉइंट्स को आप बताएंगे, और उसका रिलेशनशिप कंटेम्प्रेरी पार्ट और जस्टिफिकेशन के साथ लिखेंगे, दैट इज नॉन एज आउटलाइन। खत्म। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन वर्ड। एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, स्टेट, STAT। स्टेट का मतलब वही होता है एक्सप्लेन। तो स्टेट और एक्सप्लेन में कोई भी अंतर नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, सम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच दे आर आस्किंग। तो आज आपको ये पता चला जो कॉमन रिक्वायरमेंट होता है कि व्हाट आर द कॉमन वर्ड्स। इसके बाद अगले वीडियो में हम आएंगे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर मेंस, कहाँ से क्या पढ़ें, एज वेल एज वैल्यू एडिशन, जिसके अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, डाटा, एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स एंड केस स्टडीज़। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एलैबोरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कैसे बनाना चाहिए। तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम जस्ट डिस्कसिंग माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यू पीपल, एंड आई एम इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 15-16 years, and in front of me UPSC changed their pattern several times. I initiated Target 50 batch in 2013, जिसमें से fabulous result निकला आज तक का। So many people of this batch are serving this nation. Some of my prominent students are scoring 450, 460 plus in the GS, and I am hoping through these suggestions you people can also score good marks.
तो एक ही संदर्भ है एजुकेशन का, मतलब सेल्फ लेस डिस्क्रिप्शन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। आज मेरे पास अटेम्प्ट नहीं है लेकिन नॉलेज है, तो वो एक पीड़ा देती है। उस पीड़ा को कम करने के लिए आई एम डिस्कसिंग माई विजडम, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। तो इसको पॉजिटिवली लीजिएगा और क्वेश्चनों को वैसे लिखने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट 2 वीडियोज़ आर इंपॉर्टेंट। फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।